नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। नीरज गुप्ता, राघवेंद्र गुप्ता, संजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, बब्बल गुप्ता, रौनक गुप्ता और सतीश चंद्र गुप्ता, कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले ये सभी गुप्ता बंधु जीते जी अमर हो चुके हैं। कानपुर शहर की सड़कों पर लगे इनके दांत चियारते हुए पोस्टर अगर आपने नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख आइए। ये सभी गुप्ता बंधु इस बात से लहालोट होकर अपने पोस्टर शहर भर में लगवा रहे हैं कि भले ही एक गुप्ता भाई को मार दिया गया लेकिन मुआवजा पूरा दिया गया। इसी खुशी में ये सभी गुप्ता बंधु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके इलाके के भाजपा विधायक को रज रज के बधाई दे रहे हैं। 40 लाख नगद और 1 अदद नौकरी अगर मिल जाए तो मरने में क्या हर्ज है। बधाई पहुंचे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को जहां जान बचने की गारंटी भले न हो लेकिन टटके नगद मुआवजा मिलने की पूरी गारंटी है। आरोप है कि कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता को उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने गोरखपुर में जान से मार दिया। इसके बाद सरकार ने मामले को रफा दफा करने की गर्ज से मुआवजा देकर अपना पिंड छुड़ा लिया। लेकिन आरोपी पुलिस वाले जिन्होंने मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में इस वीरता को अंजाम दिया वो फिलहाल फरार हैं। इस शो की रिकॉर्डिंग के वक्त तक उत्तर प्रदेश पुलिस अपने ही विभाग के 6 जवानों को खोज रही है। जो अब तक फरार लोगों को खोजने का काम करते थे वो अब खुद फरार हैं। अब मैं कुछ नाम बताने जा रहा हूं, उन्हें याद कर लीजिए। जगत नारायण सिंह, अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के वो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर मनीष गुप्ता की हत्या का आरोप है। ये सभी फरार चल रहे हैं। इनके ऊपर इन्हीं के विभाग ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। फरार 6 पुलिसकर्मी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये उस सूबे का सच है जहां के मुख्यमंत्री धमकी से नीचे बात ही नहीं करते। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के भी चलते हैं। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, ये लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। इनकी धमकियों में राज्य का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे की जो करतूत सामने आई है उसने मानवता को झकझोर दिया है। शांति से मार्च कर रहे किसानों के ऊपर निर्मम तरीके से गाड़ी चढ़ा दी गई। आरोप मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू भैया पर है। वीडियो में दिख रही गाड़ी मंत्री जी के परिवार की है। लेकिन यह गाड़ी चढ़ाने वाला वीडियो सामने आने के पहले बहुत कुछ हो चुका था। हमेशा की तरह हुड़क-चुल्लू एंकराओं ने अपनी तरफ से सरकार बहादुर के पक्ष में जमकर माहौल बनाया। सब ने अपनी अपनी थियरी इजाद की, अपने अपने तीतर लड़ाए। किसानों को खालिस्तानी, उपद्रवी और हिंसक बताया गया। मंत्री और उनके पुत्र को शराफत का पुतला घोषित किया गया। अजय मिश्रा के बेटे का किसान कर रहे थे घेराव तो गाड़ी की टक्कर से नाराज किसानों ने आग लगा दी। मौके से सामने आ रही तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं। इसमें हाथों में काले झंडे और बैनर लिए किसान एक शख्स को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ये सोचेंगे कि आखिर ये लोग कौन से प्रदर्शन का हिस्सा हो सकते हैं। पहली नजर में खबर ये है कि किसान सड़क पर धरना देकर बैठे हुए थे। गाड़ियों का एक काफिला आया, किसानों ने जबरन उसे रोकने की कोशिश की। गाड़ी से प्रदर्शनकारी किसानों को जानबूझकर कुचला गया या फिर यह दुर्घटना उपद्रवियों से जान बचाने की कोशिश के दौरान हुई। लेकिन प्रदर्शनकारियों की इसी भीड़ में नीली पगड़ी वाला एक शख्स मौजूद था जिसके टी-शर्ट पर पीछे भिंडरा वाले लिखा हुआ था। सवाल ये है कि आखिर ये शख्स कौन था। ये हुड़क-चुल्लू बचाव में बेचैन हुए जा रहे थे जबकि सत्ताधारी दल के किसी नेता ने अपने मंत्री या मंत्री पुत्र के समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं किया था। और फिर एक दिन बाद वह वीडियो सामने आ गया
जिसने नीर क्षीर का अंतर कर दिया। इसके बाद तमाम हुड़क-चुल्लू जो एक दिन पहले तक किसानों को अपराधी घोषित कर चुके थे, उन्होंने खुद को लेकिन, किंतु, परंतु, इफ, यदि, बट जैसे कुछ गिने चुने शब्दों की जद में कैद कर लिया। आप पर हमला हुआ बिल्कुल नाजायज है, किसी आदमी को जरा सी चोट लगी बिल्कुल नाजायज है, लेकिन आंदोलनकारियों ने भी तो लोगों को पीट कर मार डाला। ये वो वीडियो है जिसको लेकर देखिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से ये जीप आगे बढ़ती है। कई किसानों की उसके बाद 4 किसानों की गाड़ी के दौरान कर मौत हो जाती है। और लेकिन हर वीडियो ये बताती हुई कि किस तरह से परिस्थितियां वहाँ बेकाबू हुई, और ये भी दिखता है कि ये जब किसानों पर चढ़ी है गाड़ी, उससे पहले उसकी विंडशील्ड टूटी हुई है। इस घटना से पहले इस जीप पर पहले ही काफी पथराव किए गए और पथराव से बचने की वजह से शायद ड्राइवर ने अपनी जीप की जो गति है वो तेज कर ली, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस जीप ने जानबूझकर किसानों को कुचला है तो फिर इस जीप के जो शीशा है सामने वाला, ये कैसे टूटा है? राजनीतिक दलों के नेता गमजदा परिवारों से मिले, उन्हें हिम्मत दें, हौसला दें, सांत्वना दें, इसमें कुछ गलत नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन लखीमपुर खीरी की तरफ जो नेता भाग रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ संवेदना व्यक्त करना नहीं है, उनकी मंशा सियासी है। तो ये वो एंकराएं हैं जो स्टूडियो में बैठकर सरकार बहादुर की मिजाज पुरसी करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी चीज है जहां तथ्यों से हेरफेर की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश ने ग्राउंड रिपोर्ट की उस पवित्रता को भी मटियामेट कर दिया। ग्राउंड पर मौजूद इनके रिपोर्टर ने वहां से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए पूरे देश को न सिर्फ गुमराह किया, बल्कि आपराधिक रूप से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा बताया कि किसानों और मंत्री समर्थकों के बीच टकराव हुआ, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। तो उसी से नाराजगी थी किसानों की, खास तौर पे अजय मिश्र टेनी पे। उसके बाद में जिस तरीके से ये लोग वहां से रिसीव करने डिप्टी सीएम को आ रहे थे, रास्ते में किसानों से उनकी बहस हो गई और बातचीत बढ़ गई, जिसके चलते किसानों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और गाड़ी वहां पर से, क्योंकि दो गाड़ियां थी इनके काफिले में, और ये वहां से भागने के चक्कर में 1-2 किसान भी इनकी गाड़ी के नीचे आ गए और वो जख्मी हो गए। यह सरासर झूठ बात थी। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया गया। खैर, हम जिस मीडिया से आज रूबरू हैं वह जोसेफ गोएबल्स के बोनसाई संस्करण हैं। छोटे छोटे लेकिन पूरे देश में फफूंद की तरह फैल गए हैं। और ये ऐसा क्यों न करें जिसके लिए ये लोग इस कदर धर्म ईमान बेच चुके हैं। वो खुद कहते हैं, झूठ बोलो। पत्रकार रमन कश्यप की हत्या भी पीट कर की गई। यहाँ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से भाग गए थे तो फिर रमन कश्यप को किसने मारा? जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। संजय नाथ तिवारी का एक शख्स से पूछताछ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास थार जीप के पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जर्नैल सिंह भिंडरवाला की ये तस्वीर सामने आने के बाद लखीमपुर खीरी जिले में जो कुछ भी हुआ उसके खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर तो ये दावा भी किया जा रहा है कि वहां पर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इतने पुख्ता सबूत और गवाहों के बावजूद अजय मिश्रा टेनी का बेटा मोनू पूरे हफ्ते आजाद घूमता रहा। पुलिस ढूंढती रही। आखिरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। इतने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, उसमें 4 दिन बाद तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने भी कहा कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसान मारे गए हैं, पत्रकार की मौत हुई है और ऐसे में क्या एफआईआर दर्ज हुई है, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी गिरफ्तारी हुई हैं, जो लोग एफआईआर में नामजद हैं क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, जांच कहां तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 2 अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोनू भैया फिर भी आज़ाद घूमते रहे। पूरे 7 दिन बाद मोनू भैया पुलिस के दरवाजे पहुंचे, तब उनका स्वागत 12 घंटे की आवभगत से हुआ। अंततः मीडिया, कोर्ट के दबाव में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोनू भैया को गिरफ्तार किया। ये वो उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसके जवान आधी रात में होटल में घुसकर व्यापारी की हत्या कर देते हैं, फिर आराम से फरार हो जाते हैं।
यह वो उत्तर प्रदेश पुलिस है जो 8 दिन 8 लोगों की मौत के आरोपित को गिरफ्तार तक नहीं करती। यह वो उत्तर प्रदेश पुलिस है जो रूल बुक के आधार पर काम नहीं करती, बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं की पसंद नापसंद के हिसाब से काम करती है। यह वो उत्तर प्रदेश पुलिस है जो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाला सिविल इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि दल विशेष का निजी मिलिशिया संगठन बन गया है। इसी मिलिशिया संगठन के दम पर बाबा जी दम भरते हैं, ठोक दूंगा। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। और इसी दम का दम है कि मोनू भैया पुलिस की पहुंच से तो दूर थे, लेकिन मीडिया की पहुंच उनके कदमों में थी। तुमने बुलाया और हम चले आए। आपने हमको बुलाया था, इसलिए हमको आना पड़ा। हम घूम नहीं रहे हैं। मोनू भैया के बाद अब गोली मारो वाले भैया की बात कर लेते हैं। इंडिया टुडे के मंच पर मंत्री जी को अर्र पड़ गई, जमकर नाच गाना हुआ। आप खुद ही देख लीजिए। बीते हफ्ते खबरिया चैनलों पर टीटीएम प्रतियोगिता आयोजित हुई। टीटीएम यानी ताबड़तोड़ तेल मालिश, मोदी जी की ताबड़तोड़ तेल मालिश। और इस मौके पर शर्मा जी का चैनल बाकियों से मीलों आगे निकल गया। 20 साल बेमिसाल टाइप घिसे पिटे जुमलों के जरिए शर्मा जी ने खुद तो ताबड़तोड़ मोदी जी की मालिश की ही। करीब 1.5 लाख कश्मीरी पंडित आज भी घर से बेघर हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का काम शुरू किया, उसका असर हुआ। कश्मीरी पंडितों में भरोसा जगा। इसी वजह से करीब 4000 कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौटे हैं। उनके चैनल के बाकी एंकराएं भी उन्हीं का अनुसरण करते दिखे। इसलिए मोदी जी तय ही नहीं कर पाते कि विजेता किसे घोषित करें। मोदी जी ने पतंगबाजी करके मुसलमानों का जो उद्धार किया है, वो इससे पहले किसी ने नहीं किया। मोदी ने कोई पतंगबाजी नहीं की, लेकिन मुसलमानों को फायदा पहुंचा दिया। मुसलमानों की हालत सुधारनी थी तो मोदी ने पतंग को ही बड़ा रोजगार बना दिया। पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुद पतंग उड़ाने लगा। मोदी ने काइट फेस्टिवल को प्रमोट किया। दुनिया भर के टूरिस्ट गुजरात आने लगे। सलमान खान जैसे सुपरस्टार भी नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाने की वेटिंग लाइन में लग गए। पतंग को कोई मुख्यमंत्री उतना फेमस नहीं कर पाया जितना मोदी ने कर दिया। इंडिया टीवी का यह शो देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि खबरों के रूप में अगर रजत शर्मा ये सब दिखा रहे हैं, तो विज्ञापन के रूप में दिखाने के लिए उनके पास क्या बचेगा। शर्मा जी का यह योगदान भी भारत याद रखेगा। जो चीज़ सरकारें विज्ञापन में दिखाती थी, वो काम शर्मा जी ने सीधे सीधे खबरों में कर दिखाया। सरकारों के साथ मीडिया के इस बेशर्म मिलीभगत ने सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के हर हिस्से को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप इस धूर्त मीडिया और सरकार के गठजोड़ को तोड़ने के लिए आगे आएं। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका एकमात्र इलाज है। अगर मीडिया सरकार के चंगुल से आज़ाद हो जाएगा, तो वह आपकी बात भी करने लगेगा। तो मीडिया को आज़ाद करने में अपना योगदान दीजिए। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। आपने पतंगबाजी देखी, नागिन डांस देखा, मोनू भैया की कातिलाना ड्राइविंग देखी, अब इस हफ्ते की रिपोर्ट भी देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर से है। यह रिपोर्ट लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार की है। उनके पिता एक ऐसी लापरवाही की जानकारी दे रहे हैं जो अब तक सामने नहीं आई थी। उनके बेटे को इलाज पहुंचाने में 8 घंटे की देर हुई, जो उनके लिए जिंदगी और मौत का फासला बन गई। ये घटना है जो वहाँ गाड़ी से लोग मारे गए, गाड़ी टक्कर से, और उसके बाद मतलब मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ मतलब इन लोगों ने रखा, पुलिस वालों ने, और फिर 6:30 बजे इसको लाद दिया 100 वाहन पे और डायरेक्ट इसको भेज दिया मैं लखीमपुर मोर्चरी में। हाँ, लापरवाही तो हुई, मतलब ये 4-6-8 घंटे मतलब जो है इसमें लग गए। 2-2.5 घंटे यहाँ डाल रखा और 2-1.5 घंटा ले जाने में यहाँ लग गया। फिर उसके बाद तुमने हो सकता कहीं थोड़ा बहुत उसके होता मतलब थोड़ा बहुत जान तुमने वहाँ डाल दिया, जहाँ 3-4 लाशें पड़ी थी वहीं तुमने उसको भी डाल दिया। अगर बहुत पहले मुझे सूचना हुई होती तो हो सकता मैं मतलब कुछ उसका उपचार कहीं करा लेता। पुलिस प्रशासन चाहता तो ये मतलब दंगा फसाद नहीं होता था।
10 पुलिस वाले आके खड़े होते थे क्या उसके ऊपर गाड़ी निकाल के उसके बाद पब्लिक के ऊपर में चढ़ा देते हैं, नहीं चढ़ा पाते। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।